नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बच्चों, ये हम करेंगे इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर और इस दूसरे मॉडल पेपर को कम्प्लीटली एक ही क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि बाकी जो अपने 6 जो मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाने पीछे बचेंगे 5, वो मैं आपको तुरंत जो है वो दे पाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अपन कर लेते हैं अनसीन पैसेज। यहाँ पर अनसीन पैसेज रहेगा एक, और इस अनसीन पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं सीधा क्वेश्चन पे चलूंगा, सीधा प्रश्न देखेंगे, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगर यही प्रश्न आपके अनसीन पैसेज आया तो आपको ये प्रश्न जो है वो आसानी से आप इन सबके आंसर लिख पाओगे। तो ये आप सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। और अब देखो, यहाँ से शुरू करते हैं अपन प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्न पे चलते हैं। और पहला प्रश्न है, पहला यहाँ पे देखिए कि व्हाट प्रेडिक्शन कंसर्निंग टेलीविजन इज रेफर्ड टू बाय द ऑथर। अब इस लेखक के द्वारा टेलीविजन को लेकर के क्या प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी जो है वो की गई थी। तो आंसर है कि इट वाज प्रेडिक्टेड दैट टेलीविजन विल रिप्लेस रीडिंग। भविष्यवाणी ये की गई थी कि टेलीविजन जो है वो रीडिंग को जो है वो रिप्लेस कर देगा, यानी रीडिंग का स्थान हट जाएगा और लोग सभी टेलीविजन को ही देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज ही से दैट द प्रेडिक्शन इज इनकरेक्ट। लेखक ये क्यों कहता है कि वो जो प्रेडिक्शन थी कि भाई पढ़ाई की जगह, किताबों की जगह अब जो है वो टेलीविजन ले लेगा, तो ये इनकरेक्ट क्यों हुआ, ये भविष्यवाणी गलत क्यों हुई। तो आंसर है कि द प्रेडिक्शन वाज इनकरेक्ट। देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों के पढ़ने की आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो गलत साबित हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द टीचर्स रिगार्डिंग द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो कमजोर बच्चे थे, उन कमजोर बच्चों की जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उसको लेकर के टीचर्स ने क्या चीजें जो है वो खोजी थी। तो द टीचर्स डिस्कवर्ड दैट दोज स्टूडेंट्स who did not poorly in subjects such as maths or art could still do very well in other subjects। तो टीचर ये कहते थे कि भाई जो मैथ्स में और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में जो बच्चा कमजोर होता है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ खास नहीं कर पाता है। बट बट दोज who are not good readers always do poorly in all subjects। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो तो सभी में कमजोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म टेक्निकल रीडिंग। इस टेक्निकल रीडिंग शब्द से क्या तात्पर्य है। आंसर लिखना है कि द टर्म टेक्निकल रीडिंग स्टैंड्स फॉर दैट स्पेशलाइज्ड रीडिंग or written instructions which we need to master in this modern and scientific world। ये है टेक्निकल रीडिंग का मतलब, ये होता है एक विशेष प्रकार की रीडिंग और एक विशेष प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो लिखे हुए हैं। जब भी जो क्या करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमें इस वर्तमान मॉडर्न और साइंटिफिक वर्ल्ड में हमें हमें जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, तो वो टेक्निकल रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक ऑडियो विजुअल एंड माइक्रो फिल्म्स कैन रिप्लेस रीडिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। क्या आप सोचते हैं कि जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, मतलब जो सुनाई भी देता है और हमें जो दिखाई भी देता है जैसे टेलीविजन, और साथ ही साथ जो माइक्रो फिल्म्स होती हैं, छोटी छोटी जो फिल्में बनती है, क्या ये दोनों चीजें वर्तमान समाज में रीडिंग को रिप्लेस कर सकती है, रीडिंग को अपने स्थान से हटा सकती है। अगर हाँ तो क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए, लिखेंगे कि ऑडियो विजुअल्स एंड माइक्रो फिल्म्स कांट रिप्लेस रीडिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी। ऐसा रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको याद है ना कि जब टेलीविजन आया था नया नया, तो उस समय भी ये भविष्यवाणी की गई थी, ये प्रेडिक्शन की गई थी कि भाई ये टेलीविजन जो है वो रीडिंग को रिप्लेस कर देगा। मतलब कोई भी लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सब टेलीविजन ही देखेंगे, टेलीविजन पे ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे विल स्टिल हैव टू बी रेड। तो आज तब भी किताबें तो पढ़ी ही जाएगी अगर ऐसा हुआ तब भी। द मॉडर्न वर्ल्ड विल नीड मोर एंड मोर टेक्निकल रीडिंग। तो वर्तमान जो संसार है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल रीडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई कांट प्रोफेशनल्स एंड सेमी स्किल्ड पीपल डू अवे विथ रीडिंग्स। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सेमी स्किल्ड जो पीपल्स होते हैं, वो पढ़ाई को छोड़ क्यों नहीं पाते, वो पढ़ाई के टच में क्यों रहते हैं। तो देखो, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं, इनको पढ़ना जरूरी होता है।
तो ये यहाँ देखेंगे कि प्रोफेशनल्स एंड सेमी स्किल्ड पीपल कांट डू अवे विथ रीडिंग्स, ये पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर्स एंड लॉयर्स रीड प्रोफेशनल जर्नल्स, क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, तो ये प्रोफेशनल जो जर्नल्स होते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती है, उनको पढ़ते हैं। दीज डेज अ पर्सन हु कांट रीड इज ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयबल, और वर्तमान समय की अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो वो तो पूरी तरह से जो वो बेरोजगार ही रहता है, क्योंकि उसे कहीं पर रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट, तो ये हमने किया है बच्चों यहाँ पर। तो पैराग्राफ फर्स्ट हमने किया है, इसके 6 क्वेश्चन, और अब जो 3 प्रश्न हैं वो आपके रहेंगे, या तो उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना पड़ेगा या फिर उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे हम देखेंगे, फाइंड वर्ड्स इन द अबव पैसेज विच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, इसका ऑपोजिट होता है इंक्रीज। पर चूंकि हमें यहाँ पे इसका इसका सिमिलर वर्ड पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लाइन। नेक्स्ट है डिपेंड विथ कॉन्फिडेंस, मतलब किसी पर विश्वास के साथ भरोसा करना, मतलब विश्वास के साथ किसी पर निर्भर रहना, भरोसे के साथ किसी पर निर्भर रहना, तो उसे कहते हैं रेली। रेली का मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना विश्वास के साथ कि मेरा काम हो जाएगा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है क्यूरियस, जिज्ञासु, स्ट्रेंज है ना, एक प्रकार से विलक्षण, स्ट्रेंज का मतलब होता है विलक्षण, क्यूरियस विलक्षण, जिज्ञासु। ओके, तो अब यह है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ये डेस्पाइट ऑल द रिसर्च, ये आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं आपको कंप्लीट पैसेज दिखा देता हूं, और ये जो पेपर है ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एजुकेशन राइज नाम से ऐप है, वहां पर आपको हमने 10 मॉडल, जो इंग्लिश के जो मॉडल पेपर्स हैं वहां पे हमने 6 मॉडल पेपर्स वहां पे डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ये है दूसरा हमारा अनसीन पैसेज, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में इसी में से ये पैसेज जो है वो सेम टू सेम पैसेज आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा दूसरा पहला पैसेज का पहला प्रश्न है, व्हाट डज ईच ऑफ अस कैच, हम में से प्रत्येक किसका शिकार हो जाते हैं। तो देखो लिखा है ईच ऑफ अस कैच अ कोल्ड, हम सभी को जुकाम हो जाता है। ये जो आंसर जो आप देख रहे हैं ये इसी पैसेज में से मिलेंगे, तो आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। मैं पैसेज पढ़ करके आपका टाइम खराब नहीं करता, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में। तो नेक्स्ट है अब दूसरा कि व्हाट इज द कॉमन कोल्ड कॉज्ड। अब ये जो सामान्यतः जो जुकाम होता है उसका कारण क्या है, जो सामान्य जुकाम होता है उसका कारण क्या होता है। तो बच्चों आप लिखेंगे कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरस होते हैं ना, उन वायरसों की वजह से हमें जुकाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टेक्निक्स हैज बीन डेवलप्ड, कौन सी टेक्निक की खोज हुई, कौन सी टेक्निक का विकास हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर हैज बीन डेवलप्ड, टिश्यू कल्चर की टेक्निक को खोजा गया है। चौथा है कि व्हाट कांट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो सामान्य जो माइक्रोस्कोप होती है उसे क्या चीज हम नहीं देख सकते। तो वायरसेस कांट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स, वायरस होते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो जो सामान्य माइक्रोस्कोप होती है उससे हम उन वायरसेस को नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑपोजिट ऑफ इजी। इजी का ऑपोजिट आपको ढूंढना है। तो बच्चों इजी का ऑपोजिट होता है डिफिकल्ट। ओके, इजी यानी सरल, डिफिकल्ट यानी कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच साइंस डज रेगुलरली प्रैक्टिस ट्रांसप्लांट सर्जरी। ट्रांसप्लांट सर्जरी का अभ्यास करने वाली जो साइंस होती है वो क्या होती है। तो इसे मेडिकल साइंस कहते हैं। मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड फॉर एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सेफ। किसी भी चीज को सुरक्षित रखने की जो एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, वो होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या मतलब है। एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीजेज, जो बीमारियां होती है, जो बीमारी है उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडिकुलस, जिज्ञासु। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद, हास्यास्पद। तो रिडिकुलस का यहाँ पे मीनिंग क्या है, इसका मतलब है डिफेंस,
या इसका मतलब प्रोटेक्ट, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इसका सिमिलर वर्ड आपको पैसेज में मिल जाएगा। अब सेक्शन बी शुरू होता है और सेक्शन बी में है कंपोजिशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर गजानन या गुड्डी, गुड्डी आपका नाम है गजानन, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप हैं गुड्डी, सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुर। तो आप इस सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं एंड योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में ये स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो रक्तदान कैंप का शिविर का आयोजन करने जा रहा है। ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो देखो एक एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। तो वेरी इजी, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्कूल का नाम, और स्कूल का नाम आप देखें ऐसे लिखेंगे ना जो दिया हुआ है आपको। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप तारीख लिख देंगे जिस डेट को आप ये नोटिस फ्रेम कर रहे हैं, लिख रहे हैं नोटिस। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे नोटिस लिखा जाता है और नीचे अपन सब्जेक्ट लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। सिंपल सी लैंग्वेज आपको जो इसमें दी हुई है वही लिखनी है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर लोकेलिटी। भाई हमारा विद्यालय जो है वो हमारे इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। ये ऐसा क्लास 12th के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। और यहाँ पे कहाँ आयोजित करेगा, लिखना है लोकेलिटी द कम्युनिटी हॉल शास्त्री नगर रतनपुर ऑन संडे द 15th मार्च 2024 बिटवीन 10 AM टू 5 PM। तो आपने पूरा डिटेल यहाँ पे दे दी कि हमारा कम्युनिटी हॉल रहेगा शास्त्री नगर में, तो वहां पे संडे के दिन 15 मार्च को, क्योंकि आप 8 मार्च को लिख रहे हैं नोटिस, तो 15 मार्च को आयोजित करना है। और तारीख टाइम आपने यहाँ पे बता दिया 10 से लेकर के 5 बजे। आगे लिखा है कि इट इज ऑल्सो अ सर्विस टू द नेशन एंड ह्यूमैनिटी। ये एक राष्ट्र और मानवता के प्रति सेवा है। बिलिंग स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 13 मार्च। 13 तारीख से पहले पहले जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप नीचे लिखेंगे अपना नाम, सेक्रेटरी और स्टूडेंट यूनियन। नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि राइट एन आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यावसायीकरण पर आपको इस टॉपिक पर आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है। आप चाहो तो इसके पक्ष में लिखो, आप चाहो तो इसके विपक्ष में लिखो। तो ऐसे लिखेंगे, पहले आपको 4 मैंने पक्ष में होता है। तो ये जो आपका 4 नंबर का टॉपिक है, आप जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, 2 मिलेंगे, 2 में से कोई आपको एक करना होता है। 4 आपके जो एक शॉर्ट कंपोजिशन में है उसमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके पक्ष में लिख रहे हैं। आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि आप पक्ष में लिख रहे हो कि आप इसके विपक्ष में लिख रहे हो। अगर विपक्ष में लिख रहे हो तो आप लिखेंगे अगेंस्ट, और अगर पक्ष में लिख रहे हो तो आप लिखेंगे फॉर। तो हम लिखेंगे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इज पॉसिबल टुडे इन आवर ओवन कंट्री, कि भाई विश्व स्तरीय शिक्षा जो है वो आज हमारे खुद के देश में उपलब्ध है। हाई क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय बिजनेसमैन। These institutions have good infrastructure and highly educated faculties that are the basis of good education। तो ये सारी चीजें जो है कि भाई हाईली एजुकेशन प्राप्त करने के लिए महंगे महंगे जो टीचर्स और इक्विपमेंट्स और सारी चीजें अवेलेबल है, और इसके लिए भाई पैसा खर्चा तो लगेगा। बाय स्पेंडिंग अ लिटिल वी कैन गेट एन एजुकेशन फॉर विच वी अदरवाइज हैव टू गो टू फॉरेन कंट्रीज। अब थोड़ा सा अगर हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े तो खर्च करके हम ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके विदेश जाना पड़ता। थिंक ओवर इट, जरा सोचिए, इफ इट हैज बीन विथ ओनली द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द टैलेंटेड स्टाफ विल बी बिजी इन डूइंग ऑल द वर्क एक्सेप्ट टीचिंग। और अगर ये सरकारी संस्थाओं में होता तो जो टैलेंटेड स्टाफ है वो टीचिंग के अलावा दूसरे कामों में लगा रहता। हाउ वी कैन एज्यूम टू गेट अ हाई क्लास एजुकेशन। तो अब फिर वहां पे हम कैसे एज्यूम कर सकते थे, इतना हाई क्लास एजुकेशन नहीं कर सकते थे। मतलब कि थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप हाई क्लास एजुकेशन मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण हम इसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रिपोर्ट ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फेयर। फार नहीं है, फेयर है बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, FAIR फेयर।
तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है एक विज्ञान और संस्कृति मेले पर रिपोर्ट लिखनी है। और रिपोर्ट तो बहुत इजी होती है। सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखना होता है जहां से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसके बाद डेट लिखनी होती है। और एक काम और करना होता है, यहाँ नीचे आप रिपोर्टर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे दिया होता है कि भाई आप रिपोर्टर हैं, आप ना स्टाफ रिपोर्टर और योर नेम इज दिस दिस दिस। अगर मान लो आपका कोई नाम है कि भाई आपका ये नाम है और आप ये रिपोर्टर हैं, और या फिर आप यहाँ पे सीधा ये भी लिख सकते हैं रिपोर्टर क्लास 12th। तो या क्लास 12th स्टूडेंट, तो ऐसा करके भी लिख सकते हैं रिपोर्टर का। और यहाँ पे लिखेंगे स्थान कि कहाँ से रिपोर्ट लिख रहे हैं और किस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसके बाद तो बहुत ही इजी है, सीधा सीधा लिखना है कि भाई साइंस और कल्चर फेयर का आयोजन इस स्थान पर इतनी तारीख को जो है वो किया गया। अब ये जो साइंस और कल्चर फेयर का आयोजन किया गया, इसमें क्या क्या चीजें आपने देखी, कौन कौन लोग वहां पर आए, कैसा रहा ओवरऑल, इसका जो आपको इंटरेस्ट मिला, आनंद एंजॉय किया, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखो, द साइंस एंड कल्चर फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर फ्रॉम 14th to 18th सितंबर। आयोजित हो चुका है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। जो चीज आयोजित हो चुकी है आपको तो उसका वर्णन करना है सिर्फ। द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th to 12th पार्टिसिपेटेड इन द फेयर। तो छठी से 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। द मोटिव ऑफ दिस फेयर वॉज टू डेवलप इन्वेंशनल ट्रेड्स इन स्टूडेंट्स एज वेल एज टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर। तो उन बच्चों में एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट लिखेंगे कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन मॉडल एग्जीबिशन। अब बच्चों ने किन किन जो प्रतियोगिताओं थी उसमें भाग लिया, तो किसी ने मॉडल एग्जीबिशन, मॉडल प्रदर्शनी में भाग लिया, किसी ने क्विज कंपटीशन में भाग लिया, डिबेट वाद विवाद में भाग लिया, म्यूजिक एटसेट्रा। द स्टूडेंट्स एग्जिबिटेड मैनी इन्वेंटिव साइंस मॉडल्स। A number of visitors saw the models and praised the students। तो कई सारे विजिटर्स वहां पर आए, लोगों ने उनके मॉडल्स को देखा, लोगों ने स्टूडेंट्स की प्रशंसा करी। इन द क्लोजिंग सेरेमनी, और फिर जब समापन समारोह हो रहा था, तो द स्टूडेंट्स वर अवार्डेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन द इवेंट्स। तो बच्चों ने जो अपनी अद्भुत प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया था उसके लिए उन्हें वहां पे अवार्ड किया गया, इनाम दिया गया। Everybody praised the fair and encouraged the students to do some new things। तो और भी कुछ नया करने के लिए उन्हें एनकरेज किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। बच्चों नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन सम क्लूज ऑन वॉशिंग मशीन। मान लो आपको कुछ क्लूज मिलते हैं, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, और उन हिंट्स के आधार पर आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए, जैसे मान लो क्लूज क्या है, वॉशिंग मशीन, यूज फॉर, ऑटोमेटिक, नॉब्स, टेम्परेचर, मोड, सेंट्रीफ्यूग, मेटल पार्ट्स, ये सारी चीजें आपको जब आप पैराग्राफ लिखो तो उसमें बीच बीच में यूज करनी है। तो अब लिखेंगे वॉशिंग मशीन, और जब पैराग्राफ लिखा जाता है ना, तो सीधा आप हेडिंग डालिए और सीधा पैराग्राफ लिखना शुरू करिए। तो हेडिंग है वॉशिंग मशीन, और पैराग्राफ यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई अ वॉशिंग मशीन इज अ कन्वीनियंट अप्लायंस दैट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशिंग मशीन जो है एक आरामदायक चीज है जो कि हमारी क्लॉथ्स जो को वॉश करने में काम आता है। द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैज अ सेंट्रल ड्रम दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द क्लॉथ्स। अब ये सारी उसकी जो विधि है, जो सारा जो सिस्टम है, वो आपको इसमें बताना है कि भाई एक मोटा सा ड्रम होता है जिसमें कपड़े डाले जाते हैं। देयर इज अ डिस्पेंसिव ट्रे and where the detergent and additives can be put in. The control panel has knobs which control the temperature and allows users to select different modes of operations. The drum also helps dry clothes by spinning like a centrifugal machine। ये सारी चीजें आपको लिखनी, उसका वर्णन आपको करना है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा और आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है एक लेटर राइटिंग जो आपका आएगा। तो एक मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू बुक्स विथ मनोहर पुस्तक भंडार चौरा रास्ता जयपुर। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल डेट। अभी तक आपने जो तारीख है वहां तक पुस्तकें प्राप्त नहीं करी है, आपने ऑर्डर तो दे दिया था। राइट अ लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर and you are Kailash Gupta residing in Kalanagar colony, Nagore।
तो ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपको आपने ऑर्डर किया था बुक्स का, अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है, बुक्स का ऑर्डर कहाँ से किया था, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसी का यूज करते हुए हमें लिखना है एक लेटर। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में जो राइटर ऑफ द लेटर होता है, जो सेंडर होता है लेटर का, वो उसका एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ चूंकि आपका नाम है कैलाश गुप्ता और आपका ये एड्रेस दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कैलाश गुप्ता कलानगर कॉलोनी नागौर। तो 3 लाइन में तो आपका हो जाएगा बच्चों एड्रेस। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ करके आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको लिखनी है आपको, जो ना लिखी जाती है यहाँ पे तीसरी लाइन में। और चूंकि बिजनेस लेटर है, तो यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर देंगे, आपने पहले जो पत्र आपने जो ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर जो दिया था उसका आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है। और फिर आपको लिखना है, अब यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आपको उस मैनेजर को पत्र लिखना है जिस जहां से आपने ऑर्डर किया था। तो रिसीवर ऑफ द लेटर जो होता है, उस रिसीवर ऑफ द लेटर का एड्रेस आपको लिखना है, यानी प्राप्त करने वाले का पता आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे मैनेजर मनोहर पुस्तक भंडार मंदिर चौरा रास्ता जयपुर। एक बार फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है कि भाई आपने ऑर्डर किया था लेकिन आपको अभी तक बुक्स मिली नहीं है। तो आप लिखेंगे कि डिले इन द सप्लाई ऑफ बुक्स, बुक्स की सप्लाई में देरी, ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये कारण है। आप लिखेंगे डियर सर प्लीज रेफर टू माय ऑर्डर नंबर दिस डेटेड दिस, कि भाई इस तारीख को हमने पत्र लिखा था, ये हमारा ऑर्डर नंबर है, इसके संदर्भ में हम ये पत्र लिखने जा रहे हैं। द डिले इन सप्लाई इज कॉजिंग लॉस टू अस, अब जो देरी कर रहे हैं ना उससे हमें नुकसान हो रहा है। काइंडली एंश्योर द सप्लाई एनी हाउ विद इन 2 डेज, कि भाई किसी भी तरीके से आप 2 दिन में जो है वो उसकी सप्लाई कर दीजिए, बुक्स को हम तक पहुंचा दीजिए। और फिर लिखना थैंक यू योर्स फेथफुली कैलाश गुप्ता, ये सब कुछ आपको इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख देना जैसा इसमें लिखा हुआ है। एक और लेटर है यहाँ पे लिखना है आपको, लेटर टू एडिटर है, और इस लेटर टू एडिटर में न्यूज़पेपर, आपको जो लेटर टू एडिटर जो आपको लिखना है, न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशंस एज अ सॉल्यूशन। तो अब आपकी लोकेलिटी जो है, आपका जो मोहल्ला है, वहां पर कुछ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन की आपको प्रॉब्लम है। तो आपको सुझाव देते हुए उस न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है, वो अपने न्यूज़पेपर में आपके इसको छापेंगे। तो एक बार फिर से हम देखो लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स होती है वहां पे हम लिखेंगे एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस जो है वो पत्र लिखने वाले का लिखा जाता है। ये अब यहाँ पे देखिए 21 एबीसी कॉलोनी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एड्रेस अगर मान लो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस लिख सकते हैं। सबसे पहले हाउस नंबर लिखा जाता है, उसके बाद आपके मकान का अगर कोई नाम है तो लिखा जाता है, फिर आपके मोहल्ले का नाम लिखा जाता है, फिर आपके शहर का, सिटी का नाम लिखा जाता है। फिर एक लाइन छोड़ करके हम डेट लिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट लिखी हुई है। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और अब यहाँ पे लिखेंगे हम उस रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, बिल्कुल कंफर्म है ना, 2-2 लेटर अब जब यहाँ पे अपन लिख रहे हैं बच्चों, तो आपको सारे के सारे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। पूरा पेपर अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, और जरूर आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा नॉइज पॉल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में नॉइज पॉल्यूशन। फिर लिखेंगे सर आई एम अ रेजिडेंट ऑफ आजाद नगर दिल्ली। अब आप यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट आप इसे पढ़िएगा कि भाई मैं यहाँ यहाँ का रहने वाला हूँ, हमारे मोहल्ले में नॉइज पॉल्यूशन की बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। आप थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस तरीके से जो है इसे कंट्रोल करने के लिए कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं वो इस पे ध्यान देंगे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अब आपको यहाँ पे लिखना है अपना एड्रेस, ठीक है। अब ये है लिखा है, उसके बाद जो अपना ना ग्रामर सेक्शन है बच्चों, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। ग्रामर सेक्शन को मैं, आप देख सकते हैं ये आंसर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको अलग से जो है वो अपन देखने वाले हैं कंप्लीटली ग्रामर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसमें शामिल कर लेंगे। और फिर भी अगर एक बार देखना है तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा है कि गॉड हेल्प्स दोज द दे हेल्प देमसेल्व्स। हु से जोड़ना है, हु जो है ना वो सजीव यानी मनुष्यों के लिए आता है, और हु यहाँ पे जिसके लिए आया उसके जस्ट पास में रख दिया जाता है। तो क्या कहा है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज, तो भगवान उसी की मदद करते हैं। तो यहाँ पे दोज मतलब उन लोगों के लिए आया, हु जो जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाएगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से इसे कर लीजिएगा, विच है, और इसके बाद ये कंप्लीटली आपकी ग्रामर हो जाएगी। ओके, और ये हो गया अपनी ग्रामर। और ये जो 4 टॉपिक है आपके ग्रामर के, सिंथेसिस है आपका, उसके बाद में क्लॉजेस है,
उसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं भाई। ये जो वैसे ग्रामर का मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पहले आपको एक वीडियो डाला था, जो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक आएगा आपके बुक में से पैसेज, और उस पैसेज को जो आपका रहेगा उसको पढ़ना है, और पढ़ करके, चूंकि हालांकि आपने बुक में है तो पढ़ा होगा, और उसके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो पैसेज है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, ये डीप वाटर से लिया गया है। और अब यहाँ पे इसके 6 प्रश्न है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है। तो ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो लिखा है कि द नरेटर केम टू नो दैट ही वाज स्टिल अलाइव ड्यू टू, लेखक को जब वो पानी के भीतर जा रहा था तो उसे कैसे पता चला कि अभी भी वो जीवित है। तो ऑप्शन इसका ए है और बी है कि हिज हार्ट फंक्शनिंग, उसका हृदय अभी भी काम कर रहा था, एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड, और उसके सिर में अभी भी हलचल थी, तो उसे लगा कि हाँ मैं जीवित हूँ। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर लुक फॉर, नरेटर ने क्या देखा, तो उसने वहां पे वो मतलब वो क्या चीज ढूंढना चाहता था बाहर आने के लिए, तो उसने रोप्स एंड लेडर्स एंड वाटर विंग्स ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट है कि whom did the narrator try to call for help, लेखक ने मदद के लिए किसको बुलाने का प्रयास किया था, तो उसने अपनी मदर को, वो मॉम को बुलाना चाहता था। माँ माँ चिल्लाया, पर वहां पे उसकी माँ नहीं थी। द नरेटर वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, वो एक येलो कलर का जो पानी था उसमें से धीरे 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 बाहर आ रहा था। विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स फियरफुल, इसमें से किसका अर्थ है फियरफुल, तो इसका मतलब होता है ऑफुल, भयंकर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, इसका विलोम शब्द आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पे रहेगा फियर, फियर मैंने भय। ओके, ये है। अब ये जो है बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं, जो आपका रेट्रेप वाला, जो रेट्रेप सेलर जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ओके, ये है अपना आपका क्वेश्चन, और आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। इंडिगो चैप्टर, रेट्रेप सेलर, और अब है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जब आपको करनी होती है बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये जैसे दिया होगा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन, ये माय मदर एट 66 जो पोइम है कमला दास की लिखी हुई, उसमें से लिया गया है। तो ये पोइम आप पढ़ेंगे, पढ़ करके आप लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस, और रेफरेंस में ये लिखना होता है कि भाई ये कहाँ से लाइन है, कहाँ से ली गई है, और इसके लेखक लेखक या लेखिका इसकी कौन है, और पोइम का नाम क्या है। तो दो चीजें इसमें लिखी जाती है, पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो लाइन्स हैं हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माय मदर एट 66 एंड कंपोज्ड बाय, या रिटन बाय आप लिख सकते हैं, या कंपोज्ड बाय लिख सकते हैं, कमला दास। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, आप इसे पढ़ लीजिए और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिए। फिर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, सारी चीजें बतानी है कि जब वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, उसकी माँ उसके साथ में थी, उसकी माँ के चेहरे को देख करके वो काफी भयभीत रहती है। फिर लिखा सच सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड स्प्राइंग, ये जो है ना, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स की जो पोइम है उसमें से ली गई। तो एक बार फिर से आप लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। तो जो जो इसमें बताया गया वही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। फिर से ये बड़े क्वेश्चंस आएंगे थोड़े, और फिर आपका यहाँ पे रहेगा बच्चों लास्ट में एक ये डेयरी वाले, और ये हो गए। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक बार फिर से आप यहाँ पे देखेंगे 6 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे वेस्टास बुक में से। तो आंसर यहाँ पे आंसर देखो, क्वेश्चन लिखा है कि द महाराजा सोव्ड हिज फर्स्ट किल्ड टाइगर टू, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर। फिर आपको नेक्स्ट लिखना है द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विल बी अफेक्टेड बाय, तो ओजोन लेयर। The wounded man whom Sadao treated was an American soldier. Next है कि the wise old owl sent Roger Skunk to get help a wizard. Next है what did Mr. Lamb use to make jelly? Crab apples. Jackson was the senior prisoner officer of D Wing. तो इस तरीके से हमने ये पेपर फर्स्ट जो है वो बच्चों किया है कंप्लीट। और अगर आपको इस पेपर में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी रही हो, तो आप हमें मैसेज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कंप्लीट पेपर आपको हमारे ऐप में मिलेगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों मिलते हैं थोड़ी ही देर के बाद में नेक्स्ट हमारे तीसरे मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।